पृथ्वी के बाहर किसी अन्य पिंड पर जीवन की उपस्थिति की संभावना हम पृथ्वीवासियों को सदा से रोमांचित करती रही है। इस विषय में कहीं से आई कोई भी सूचना हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पृथ्वी से भिन्न जीवन की उपस्थिति की संभावनाओं के कारण उपग्रह टाइटन आजकल चर्चा में है। टाइटन के अपारदर्शी वायुमंडल को भेद कर उसकी सतह तक पहुंचे प्रोब ह्यूजेंस द्वारा जुटाई गई सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर व्यक्त इस संभावना ने विज्ञान जगत में एक जोरदार बहस प्रारंभ कर दी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन की सतह पर पृथ्वी से भिन्न प्रकार की जीवन उपस्थित है, तो वैज्ञानिकों का दूसरा समूह है तथ्यों की पूर्ण पुष्टि होने तक किसी भी प्रकार का अटकलबाजी नहीं करने की सलाह दे रहा है। टाइटन हमारे सौरमंडल के अद्भुत ग्रह शनि का चंद्रमा है। शनि के 60 से अधिक चंद्रमाओं से ये सबसे बड़ा है। ये पृथ्वी के चंद्रमा से बहुत बड़ा है। मजे की बात यह है कि यह उपग्रह बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह है। बृहस्पति की चंद्रमा गैनीमेड के लगभग बराबर है। अपने बड़े आकार के कारण टाइटन ने सन 1655 में ही खगोल शास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इसे सर्वप्रथम देखने का श्रेय डच खगोल शास्त्री क्रिस्टियन ह्यूजेंस को दिया जाता है। टाइटन की सबसे बड़ी विशेषता उसका सघन एवं विस्तृत वायुमंडल है। वायुमंडल मूलतः नाइट्रोजन से बना है। इसमें 98.4% नाइट्रोजन, 1.4% मीथेन तथा शेष में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती है। वायुमंडल टाइटन की सतह से 975 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। टाइटन पर वायु दाब पृथ्वी की तुलना में 45% अधिक है। वायुमंडल का घनत्व भी पृथ्वी की तुलना में अधिक है। कम गुरुत्व बल तथा सघन वायुमंडल के कारण पंख जैसी कोई युक्ति लगकर मनुष्य टाइटन के आकाश में उड़ भी सकता है। टाइटन के वायुमंडल में बादल की उपस्थिति तथा बिजली चमकने की घटनाएं वहां पृथ्वी जैसे मौसम का एहसास कराती है। अभी हाल ही में प्राप्त एक चित्र में टाइटन पर एक नदी तंत्र देखा गया है। टाइटन के उत्तर गोलार्ध में स्थित यह नदी अपने स्रोत से निकलकर लगभग 400 किलोमीटर दूरी तय कर एक समुद्र में गिरती है। टाइटन की इस नील नदी में जल के स्थान पर तरल इथेन व मीथेन बहती है। पृथ्वी के बाहर किसी सक्रिय नदी तंत्र देखे जाने की यह प्रथम घटना है। कासिनी ह्यूजेंस मिशन की सफलता से पूर्व टाइटन की सतह के विषय में अधिक जानकारी नहीं जुटाई जा सकती थी। टाइटन के वायुमंडल में उपस्थित विशिष्ट प्रकार का धूम्र उसे लगभग अपारदर्शक बना देता है। इस कारण पृथ्वी की तुलना में मात्र 1% सूर्य का प्रकाश टाइटन की सतह तक पहुंच सकता है। इतने कम प्रकाश के कारण दूर से इसकी सतह को देख पाना संभव नहीं होता था। कासिनी ह्यूजेंस मिशन का उपयोग कर इसकी सतह तक पहुंचकर ही जानकारी जुटाई जा सकती है। कासिनी ह्यूजेंस मिशन अमेरिका की संस्था नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा इटली स्पेस एजेंसी की साझा योजना है। मिशन के 7 उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 2 टाइटन संबंधित है। पहला, टाइटन के आकाश में बादलों तथा धुंध की बदलती स्थिति का अध्ययन करना तथा दूसरा, टाइटन की सतह के भूगोल का निर्धारण करना। कासिनी ह्यूजेंस मिशन को अक्टूबर 1997 में अंतरिक्ष में भेजा गया। मिशन के 2 भाग कासिनी व ह्यूजेंस को जोड़कर बना था। इनको अलग अलग उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया था। कक्षा में चक्कर लगाने वाले कासिनी यान का निर्माण नासा द्वारा किया गया। इसका नामकरण इटली व फ्रांस की दोहरी नागरिकता वाले खगोल शास्त्री गियोवान्नी डोमिनिक कासिनी की याद में किया गया। मिशन के प्रोब भाग, जिसे मुख्य यान से अलग होकर नीचे टाइटन की सतह तक जाना था, निर्माण यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया। डच खगोल शास्त्री क्रिस्टियन ह्यूजेंस के नाम पर इसे ह्यूजेंस नाम दिया गया। मिशन ने ग्रहों के मध्य से लंबी यात्रा तय कर 7 वर्ष बाद 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में प्रवेश किया। दिसंबर 2004 में टाइटन पर गुजरते हुए मिशन ने ह्यूजेंस प्रोब को अपने से अलग कर टाइटन को अंतरिक्ष में छोड़ दिया। धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ ह्यूजेंस 14 जनवरी 2005 को टाइटन के वायुमंडल में पहुंचा
तथा 2.5 घंटे बाद उसकी सतह पर उतरा। इतने समय आकाश में रहते हुए ह्यूजेंस के यंत्रों ने टाइटन के वायुमंडल के विभिन्न भागों की गहराई से जांच की। एकत्रित सूचनाओं को 350 चित्रों के साथ कासिनी को भेजा, जहां से उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया गया। उन सूचनाओं के विश्लेषण से ही टाइटन के विषय में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जर्नल इकारस में प्रकाशित शोध पत्र में बताया गया है कि टाइटन के वायुमंडल में हाइड्रोजन अणुओं का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। सतह पर आते आते हाइड्रोजन के अणु लुप्त हो जाते हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डारेल स्ट्रोबेल ने मिशन में लगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर तथा आयन व न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से सनी तथा टाइटन के वायुमंडल का अध्ययन कर यह सूचना जुटाई है। स्ट्रोबेल ने अपने शोध पत्र में टाइटन के वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाई पर हाइड्रोजन की सांद्रता की जानकारी ज्ञात की। उनका अनुमान था कि वायुमंडल में हाइड्रोजन की सांद्रता सभी जगह एक सी होगी। तथ्य विस्मयकारी थे, क्योंकि हाइड्रोजन की सांद्रता नीचे की ओर कम होती जाती है तथा सतह पर शून्य। आंकड़ों को गलत नहीं माना जा सकता, क्योंकि बार बार जांचने पर हाइड्रोजन की सांद्रता नीचे की ओर घटती हुई पाई गई है। परिणाम पर आश्चर्य प्रकट करते हुए डारेल स्ट्रोबेल कहते हैं कि यह ऐसा है मानो आप पाइप से पानी जमीन पर डाल रहे हैं और पानी नीचे नहीं जाकर गायब होता जा। हाइड्रोजन सतह के नीचे किसी गुफा में जाकर एकत्रित होती नहीं, फिर कहाँ जाती है? इसका एक संभावित कारण टाइटन की सतह पर उपस्थित मीथेन पर आधारित जीवों द्वारा उसका उपयोग करना हो सकता है, मगर ऐसे जीवों की उपस्थिति की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जर्नल ऑफ जियोग्राफिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अन्य पत्र में बताया गया है कि टाइटन की सतह पर एसिटाइलिन गैस नहीं पाई गई है। टाइटन के ऊपरी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण मीथेन के अणु अपघटित होकर एसिटाइलिन व हाइड्रोजन गैसें बनती है। अनुमान था कि एसिटाइलिन नीचे जाकर टाइटन की सतह पर एकत्रित हो जाती होगी। कासिनी के अनुसंधान दल से जुड़े जियोग्राफिकल सर्वे के रोजर क्लार्क ने दृश्य तथा इंफ्रारेड मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर से जांच की, तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि टाइटन की सतह पर एसिटाइलिन गैस नहीं थी। 2005 में क्रिस मैकेक तथा मोफेड फील्ड कैलिफ द्वारा मेथेनोजन जीवन की कल्पना की थी। जिस तरह पृथ्वी पर जल में जलीय जीवन पाया जाता है, इसी तरह टाइटन पर मीथेन की झीलों में मेथोजोनल जीवन की कल्पना की गई थी। नासा के अनुसंधान केंद्र से जुड़े इन वैज्ञानिकों का अनुमान था कि टाइटन पर यदि जीवन है तो वे एसिटाइलिन को भोजन तथा हाइड्रोजन को श्वसन में गैस के रूप में उपयोग करता होगा, जैसे पृथ्वी के जीव ग्लूकोज व ऑक्सीजन का करते हैं। टाइटन के जीव मीथेन का उत्पादन करते होंगे। टाइटन के वायुमंडल के अध्ययन से प्राप्त जानकारी मीथेनोजन जीवन की कल्पना की पुष्टि करती है। ह्यूजेंस पर जीवन या जीवन से जुड़े जैविक अणुओं की उपस्थिति जानने की कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी भी विषय में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहकर मात्र अनुमान ही लगाया जा सकता है। क्रिस मैके के अब तक प्राप्त जानकारी को टाइटन पर जीवन की उपस्थिति के रूप में देखने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है आंकड़े सीधे एकत्रित किए हुए नहीं होकर कंप्यूटर सिमुलेशन आधारित है। टाइटन की सतह पर हाइड्रोजन व एसिटाइलिन की अनुपस्थिति का श्रेय किसी अजैविक घटक को देने का प्रयास भी किया गया है। कहा गया है कोई उत्प्रेरक हाइड्रोजन व एसिटाइलिन को पुनः मीथेन में बदलने का कार्य कर रहा हो। टाइटन के 183 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर यह कार्य किसी महान रसायन इंजीनियरिंग से कम नहीं लगता। टाइटन पर जीवन की उपस्थिति की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। कहानी को एक नया मोड़ दिया है। ओरियोना विश्वविद्यालय की सरा होस्ट ने प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक कार्ल सांगा का मानना है, हम जितनी मात्रा में धरती की संतान हैं, आकाश भी लगभग उतनी हक हम पर रखता है। सारा हस्ट सांगा के कथन को प्रमाणित करती लगती है। बच्चों की विज्ञान पुस्तकों में अब तक हम यही लिखते रहे हैं कि प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में जमा प्रारंभिक गोल में हुई होगी। सारा हस्ट कह रही है कि
जीवन की बुनियाद आकाश में रखी गई होगी तथा वर्षा के साथ सतह पर आई होगी। टाइटन के आकाश में क्या और कैसे कुछ घटित हो रहा है, ये जानने के प्रयास सरहा ने किए तो विस्मयकारी तथ्य सामने आए हैं। सरहा और उनके दल ने मिलकर वे यूरो के ऐतिहासिक प्रयोग को टाइटन के संदर्भ में दोहराया है। मिलर के उपकरण में टाइटन के वायुमंडल में उपस्थित गैसें नाइट्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड भरकर उन पर रेडियो तरंगों को ठीक उसी तरह बरसा दिया जिस तरह टाइटन के वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश बरसा करता है। प्रयोग के अंत में उन्होंने पाया कि नली में जीवन के घटक अमीनो अम्ल तथा जीवन को नियंत्रित करने वाले न्यूक्लियोटाइडों का संश्लेषण हो गया है। इस प्रयोग से पहली बार ये तथ्य सामने आया कि जीवन के लिए अब तक अनिवार्य माने जाने वाले जल की अनुपस्थिति में जीवन के घटकों का निर्माण संभव है। हमारे सौरमंडल में टाइटन अपने जैसा अकेला पिंड है। इस पर रेत के टीले हैं तो द्रव मीथेन से भरी झीलें भी है। उपग्रह चारों ओर से नाइट्रोजन तथा मीथेन का सघन आवरण है। कुल मिलाकर वर्तमान टाइटन पृथ्वी के आदि रूप में दिख रहा है। पृथ्वी का वह रूप जब जहां जीवन की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। अंतर तो इतना है कि टाइटन पर पानी के स्थान पर द्रव मीथेन पाई जाती है। सौरमंडल में पृथ्वी के अतिरिक्त टाइटन वही पिंड है जिसकी सतह पर कोई तरल उपस्थित है। सारा होस्ट ने प्रयोग की प्रेरणा के विषय में कहा कि कासिनी हुइजेंस मिशन से प्राप्त सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि टाइटन के वायुमंडल में कई प्रकार के बड़े अणु उपस्थित है। तो हमारे मन में ये जानने की जिज्ञासा हुई कि यह अणु कौन से है। इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। हमने अपने स्तर पर अणुओं का पता लगाने के लिए यह प्रयोग किया। सरहा के दल ने परिचित अणुओं के कंप्यूटर कोड का उपयोग अपरिचित अणुओं को पहचानने के लिए किया। उन्हें तलाशा तो अमीनो अम्ल तथा न्यूक्लियोटाइडों की थी, मगर सार्थक परिणाम की उम्मीद कम ही थी। अनमने मन से एंटर बटन दबाने पर कंप्यूटर ने अणुओं को पहचान कर उनके नाम छिपाने शुरू किए तो रुकने का नाम ही नहीं। अविश्वसनीय परिणाम देखकर विचार आया कि कहीं भूल तो नहीं हो गई। पुनः जांच की, वही परिणाम थे, कहीं कोई भूल नहीं हुई थी। मिलर की नली में 5000 प्रकार के अणु उपस्थित थे। लगता था कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु जितने प्रकाश से विन्यासित हो सकते थे उतने ही प्रकार के अणु बन गए थे। इनमें 2 अमीनो अम्ल तथा 5 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित थे। अब प्रश्न ये था कि टाइटन की सतह पर यह सब कैसे होता होगा। इस प्रश्न का उत्तर कासिनी यान द्वारा जुटाई गई एक अन्य जानकारी से होता है। टाइटन के साथी सनी के एक अन्य उपग्रह एन्सेलेड्स की सतह से छलककर पानी की बौछारें टाइटन के वायुमंडल में पहुंचती रहती है। अनुसंधानकर्ताओं ने प्रमाण जुटाए हैं कि जलवाष्प के विघटन से उत्पन्न ऑक्सीजन एक श्रृंखला अभिक्रिया को प्रारंभ करती है जो जीवन के घटक अणुओं के निर्माण के साथ समाप्त होती है। टाइटन पर जीवन की उपस्थिति को लेकर एक अन्य विचार भी है। इस विचार के अनुसार टाइटन पर जीवन स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हुआ है। टाइटन पर जीवन सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी से ही गया है। अंतरिक्ष की विपरीत परिस्थितियों को सहन कर जीवन के सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में एक आकाशीय पिंड से दूसरे तक सुरक्षित पहुंच सकने की संभावना को ध्यान में रखकर ही ये बात कही गई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझाने हेतु भी पेंसपर्मिया परिकल्पना दी जाती है। इस परिकल्पना पर विचार करने में एक परेशानी ये है कि पृथ्वी व टाइटन की जलवायु एक दूसरे से एकदम भिन्न है। एक पिंड के जीव दूसरे पिंड पर जीवित रहना संभव नहीं लगता। कासिनी मिशन के 2008 में समाप्त होने से पूर्व ही इसे कासिनी इक्विनोक्स मिशन के रूप में 2010 तक बढ़ा दिया गया था। फिर उसे कासिनी सोल्स्टिस मिशन के रूप में 2017 तक बढ़ा दिया गया था। इस अवधि में कासिनी यान कई बार टाइटन से उड़ान भरी तथा सूचनाएं पृथ्वी पर भेजी। टाइटन पर रोबोटिक उपकरण भेजकर उसकी झील के पेंदे तक जाकर जीवन तलाशने की तैयारियां चल रही थी। पृथ्वी के बाहर जीवन की उपस्थिति की पुख्ता जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा
हमें भी टाइटन की ओर टकटकी लगाए रहने को प्रेरित करती रहती है। यदि आपको भी स्पेस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।